सोचिए आप एक सुबह अस्पताल के बिस्तर पे उठते हैं और देखते हैं कि आपका पूरा शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है और गलियों में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड की एक रिसर्च लैब से होती है, जहाँ रात के अंधेरे में जानवरों को बचाने वाले एक ग्रुप के कुछ लोग घुस आते हैं। वो लोग पिंजरों में बंद चिंपैंजी की बुरी हालत देखकर उन्हें आजाद करने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक वैज्ञानिक उन्हें चेतावनी देता है कि इन जानवरों पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया है और इनके अंदर रेज नाम का एक बहुत ही खुखार वायरस है। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और जैसे ही एक पिंजरा खोला जाता है, एक चिंपैंजी तुरंत बाहर निकलकर एक लड़की की गर्दन पर बुरी तरह से काट लेता है। कुछ ही सेकंड के अंदर वो जानलेवा वायरस उस लड़की के शरीर में फैल जाता है। वो दर्द से तड़पने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। खून की उल्टियां करते हुए वो लड़की पल भर में एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने ही साथियों पर पागलों की तरह हमला कर देती है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर इंसान उस वायरस का शिकार होकर एक दरिंदे में बदल जाता है। इस दिल दहला देने वाली घटना के ठीक 28 दिन बाद जिम नाम का एक लड़का अस्पताल के एक सुनसान कमरे में कोमा से जागता है। उसके शरीर पर कई ड्रिप्स लगी हुई थी, जिन्हें खींचकर वो बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठता है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो उसे पूरा अस्पताल वीरान और बर्बाद मिलता है। चारों तरफ टूटे हुए शीशे, बिखरा हुआ सामान और दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। जिम घबराते हुए पानी की कुछ बोतलें उठाता है और अस्पताल के मेन दरवाजे से बाहर लंदन की सड़कों पर आ जाता है। जो शहर कभी लोगों की भीड़ और शोर शराबे से भरा रहता था, आज वहाँ सिर्फ एक डरावनी शांति थी। सड़कों पर लावारिस गाड़ियाँ खड़ी थीं और हर तरफ कचरा बिखरा पड़ा था, लेकिन किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात दुनिया को क्या हो गया है और उसका परिवार कहाँ है। अंधेरा होने लगता है और मदद की तलाश में भटकते हुए जिम एक चर्च के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। चर्च के फर्श पर और वेदी के पास सैकड़ों लोगों की लाशों का अंबार लगा हुआ था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ हो। दहशत के मारे जिम के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकल जाती है। तभी अचानक चर्च के सन्नाटे को चीरते हुए एक जोरदार आवाज होती है और बालकनी का दरवाजा तोड़कर एक पादरी जिम की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। उस पादरी के चेहरे और मुंह पर सूखा हुआ खून लगा था और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह खूंखार हो चुकी थीं। अपनी मौत को सामने देखकर जिम तुरंत अपने हाथ में रखे बैग से उस पादरी के सिर पर जोरदार वार करता है और अपनी जान बचाने के लिए चर्च की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर सड़क पर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि खतरा टला नहीं है बल्कि अब शुरू हुआ है। चर्च के अंदर से और भी कई संक्रमित खूंखार लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते हैं और जिम के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जिम अपनी पूरी ताकत लगाकर सड़क पर भाग रहा है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तभी अचानक हवा को चीरते हुए एक आग का गोला उसके सिर के ऊपर से निकलता है और ठीक उसके पीछे दौड़ रहे एक ज़ॉम्बी पर जा गिरता है। जिम अभी समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये सेलिना और मार्क थे, जो इस वीरान शहर में अपनी जान बचाकर छिपे हुए थे। मार्क एक और पेट्रोल बम फेंकता है, जिससे बाकी ज़ॉम्बी भी आग की चपेट में आ जाते हैं और ये तीनों वहाँ से भागकर एक बंद पड़ी दुकान के अंदर छिप जाते हैं। दुकान के अंदर अंधेरा था और जिम अभी भी दहशत में कांप रहा था। सेलिना और मार्क उसे बताते हैं कि आज से ठीक 28 दिन पहले एक ऐसा खतरनाक वायरस फैला था जिसने पल भर में पूरे शहर को तबाह कर दिया। शुरुआत में टीवी पर दंगे की खबरें आई थीं, लेकिन फिर पता चला कि लोग एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे हैं। ये वायरस खून से फैलता है और जब तक सरकार कुछ समझ पाती या शहर खाली करवाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और आर्मी के बैरिकेड्स भी इन खुखार इंसानों को रोक नहीं पाए। जब जिम ने अपने माता पिता के बारे में पूछा तो सेलिना ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि अब तक वो भी मर चुके होंगे, लेकिन जिम इस सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जिद करने लगता है कि उसे अपने घर जाना है, जिसके बाद मार्क और सेलिना तय करते हैं कि वो अगली सुबह उसे उसके घर लेकर जाएंगे। अगली सुबह ये तीनों रेलवे ट्रैक के रास्ते जिम के घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में पटरियों पर लोगों के बिखरे हुए सूटकेस, बैग और सामान देखकर साफ पता चल रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए लोग किस कदर भागे होंगे। हर एक बिखरा हुआ बैग किसी ऐसे इंसान की कहानी बता रहा था जो शायद अब जिंदा नहीं था। खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए वो आखिरकार जिम के घर पहुँचते हैं। घर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जिम घबराते हुए अपने माता पिता के बेडरूम का दरवाजा खोलता है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिस्तर पर उसके माता पिता की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने इस भयानक दुनिया में ज़ॉम्बी बनने से बेहतर खुद की जान लेना सही समझा था। पास ही एक खाली शराब की बोतल और नींद की गोलियां पड़ी थीं। जिम के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लगता है, जिस पर लिखा था कि हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर आए थे और अब हम भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए सोने जा रहे हैं। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर जिम फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मार्क उसे सांत्वना देते हुए बताता है कि कैसे उसने भी इस वायरस की वजह से अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखा है। धीरे धीरे रात होने लगती है और बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो तीनों उसी घर में रुकने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, जिम की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप उठकर किचन में जाता है और वहाँ दीवार पर लगी अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर अपनी
पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटता है और एक खूंखार ज़ॉम्बी जिम के ऊपर छलांग लगा देता है। एक ज़ॉम्बी लड़की भी अंदर घुस आती है, अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। तभी वहाँ सेलिना अपनी धारदार कुल्हाड़ी लेकर ही झटके में उस ज़ॉम्बी को मौत के घाट उतार देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद सब हाँफ रहे थे, लेकिन तभी सेलिना की नजर मार्क के हाथ पर पड़ती है। हाथापाई के दौरान उस ज़ॉम्बी लड़की के खून से मार्क के हाथ पर एक छोटी सी खरोंच लग गई थी और उसमें से ताजा खून निकल रहा था। मार्क घबराकर सेलिना की तरफ देखता है। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सेलिना ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मार्क पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। वो जानती थी कि किसी इंसान को ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ 10 से 20 सेकंड लगते हैं और जिंदा रहने के इस खेल में रहम की कोई जगह नहीं है। जिम के चेहरे पर खौफ था, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि इस नई दुनिया का सिर्फ एक ही उसूल है और वो है बेरहमी। मार्क की खौफनाक मौत के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जिम से तुरंत कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने के लिए कहा। उसने जिम को बहुत ही कड़े शब्दों में समझा दिया कि इस वायरस को किसी इंसान पर हावी होने में सिर्फ 10 से 20 सेकंड का समय लगता है, इसलिए अगर उसे भी खरोंच लग जाती तो वो उसे भी पल भर में जान से मार देती। जिम अब समझ चुका था कि इस नई दुनिया में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। वो दोनों अपना सामान लेकर रात के अंधेरे में लंदन की सुनसान और खौफनाक सड़कों पर निकल पड़ते हैं। मीलों तक सिर्फ सन्नाटा और मौत का साया पसरा था, लेकिन तभी दूर एक ऊंची इमारत की एक खिड़की में उन्हें टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटें दिखाई देती हैं। वो समझ जाते हैं कि वहाँ कोई न कोई जिंदा है जो बाहर मौजूद लोगों को इशारा कर रहा है। वो दोनों उस अंधेरी इमारत के अंदर घुसते हैं, जहाँ हर तरफ खून और टूटे हुए शीशे बिखरे थे। सीढ़ियों पर शॉपिंग कार्ट्स का एक बड़ा सा बैरिकेड बना हुआ था, जिसे पार करके वो जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हैं, अचानक इमारत के सन्नाटे को चीरते हुए एक ज़ॉम्बी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। नीचे से दो खूंखार ज़ॉम्बी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके पीछे आ रहे थे। जिम और सेलिना अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ बेतहाशा भागते हैं, लेकिन जिम बुरी तरह थक चुका था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो ज़ॉम्बी बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके थे और लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक उनके सामने पुलिस की दंगा रोधी वर्दी, रायट गियर पहने एक आदमी आ जाता है। उसके हाथ में एक भारी लोहे का पाइप था, जिससे वो उन ज़ॉम्बीज के सिर पर जोरदार वार करके उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वो आदमी उन दोनों को फ्लैट नंबर 157 की तरफ भागने के लिए कहता है। फ्लैट के अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी जान बचाने वाले उस आदमी का नाम फ्रैंक है, जो अपनी 14 साल की बेटी हन्ना के साथ वहाँ छिपा हुआ था। फ्रैंक ने ही अपनी खिड़की पर वो लाइटें लगाई थी ताकि कोई और जिंदा इंसान उन्हें देखकर वहाँ आ सके। इतने दिनों बाद कुछ सुरक्षित चेहरों को देखकर जिम और सेलिना को थोड़ी राहत मिलती है और वो लोग एक साथ बैठकर शराब पीते हुए बात करते हैं। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ ही पलों का था। अगली सुबह फ्रैंक जिम को छत पर ले जाकर एक भयानक सच बताता है। उनके पास जमा किया हुआ सारा पानी खत्म हो चुका था और अब उस बिल्डिंग में टिके रहने का मतलब था बिना पानी के घुट घुट कर मर जाना। लेकिन फ्रैंक के पास एक आखिरी उम्मीद बची थी। वो उन्हें एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाता है, जिसमें मैनचेस्टर के पास मौजूद कुछ सैनिक लगातार एक मैसेज भेज रहे थे। उस मैसेज में कहा जा रहा था कि उनके पास इस वायरस का इलाज है और जो भी उनके पास आएगा उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी। सेलिना को इस मैसेज पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका मानना था कि शायद वो सैनिक अब तक मर चुके होंगे या ये कोई झूठी उम्मीद है। लेकिन हन्ना कहती है कि अब उनके पास शहरों में मरने का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो सब मिलकर इस उम्मीद पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। वो अपना बचा खुचा सामान फ्रैंक की काली टैक्सी में भरते हैं और इस सुरक्षित फ्लैट को छोड़कर बाहर की खतरनाक दुनिया में निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस आर्मी कैंप को वो अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं, वहाँ पहुँचने का रास्ता और वहाँ का सच इन खूंखार ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। फ्रैंक अपनी काली टैक्सी में उन तीनों को लेकर इस उजड़ी हुई दुनिया की खौफनाक सड़कों पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ता है, जहाँ लावारिस गाड़ियों के बीच अचानक उनकी टैक्सी का टायर फट जाता है। सुरंग में घुप अंधेरा था। तभी अचानक जमीन पर चूहों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ भागता हुआ आता है। वो चूहे किसी भयानक खतरे से डरकर भाग रहे थे। अगले ही पल अंधेरे को चीरते हुए खूंखार ज़ॉम्बीज की चीखें गूंज उठती हैं, जो तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। हन्ना अपनी जान पर खेलकर बहुत तेजी से गाड़ी का टायर बदलती है और ज़ॉम्बीज के उनके बिल्कुल करीब पहुंचने से बस एक पल पहले वे गाड़ी भगाकर वहां से बाल बाल बच निकलते हैं। रास्ते में वो एक सुपरमार्केट से खाना जमा करते हैं और एक खुले मैदान में शांति से बैठकर खाना खाते हैं। इस खौफनाक सफर में अब उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था और फ्रैंक और हन्ना के प्यार को देखकर जिम और सेलिना को भी लगने लगा था कि शायद जिंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी है। लेकिन उनकी ये उम्मीद जल्द ही एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली थी। कई दिनों के सफर के बाद जब वो मैनचेस्टर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर भयंकर आग की लपटों में जल रहा है और आसमान से राख बिल्कुल बर्फ की तरह गिर रही थी। वो किसी तरह उस आर्मी चेक पोस्ट तक पहुंचते हैं जिसका मैसेज उन्होंने रेडियो पर सुना था, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरा आर्मी कैंप पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा था। वहाँ न तो कोई सैनिक था, न कोई सुरक्षा और न ही इस बीमारी का कोई इलाज। सब कुछ खत्म होता देख फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है। गुस्से और हताशा में वो पास ही लगे एक बैरिकेड पर जोर से लात मारता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और आखिरी गलती थी। ऊपर जालियों में एक ज़ॉम्बी की लाश फंसी हुई थी और फ्रैंक की लात से उस लाश के खून की एक अकेली बूंद सीधा नीचे गिरकर फ्रैंक की आंख में चली जाती है। फ्रैंक को तुरंत समझ आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो घबरा कर अपनी बेटी हन्ना से कहता
कहता है कि मुझसे दूर भाग जाओ। हन्ना रोते हुए अपने पिता की तरफ दौड़ती है, लेकिन सेलिना उसे कसकर पकड़ लेती है। फ्रैंक की नाक से खून निकलने लगता है और वो दर्द से चीखने लगता है। देखते ही देखते एक प्यार करने वाला पिता एक खूंखार दरिंदे में बदलने लगता है। जिम अपना हथियार उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो फ्रैंक को नहीं मार पा रहा था। तभी अचानक फ्रैंक का शरीर गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब जिम और सेलिना पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ हथियारों से लैस कुछ सैनिक खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को इस तरह मरते देख हन्ना सदमे में चली जाती है। फ्रैंक की दर्दनाक मौत के बाद वो सैनिक जिम, सेलिना और हन्ना को अपने साथ एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली में ले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है, जो इस आर्मी कैंप का इंचार्ज था। मेजर हेनरी उन्हें बताता है कि उनका कैंप पूरी तरह से सुरक्षित है। हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और जमीन में लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। इतने दिनों की खौफनाक भागदौड़ के बाद उन्हें लगता है कि शायद वो किसी सुरक्षित जगह पर आ गए हैं, लेकिन जिम को इस हवेली के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना महसूस हो रहा था। मेजर हेनरी जिम को हवेली के पीछे ले जाकर एक खौफनाक सच दिखाता है। वहाँ आंगन में एक ज़ॉम्बी को लोहे की मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक साथी सैनिक मिलर था, जो वायरस का शिकार हो गया था। मेजर हेनरी बहुत ही ठंडे दिमाग से बताता है कि वो देखना चाहता है कि बिना खाए पिए एक ज़ॉम्बी कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये सब देखकर जिम अंदर तक दहल जाता है। उसी रात जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक हवेली के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंडमाइंस और सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग ने उन्हें पल भर में चीथड़ों में उड़ा दिया। लेकिन इस हमले के खत्म होने के बाद उन सैनिकों का असली और खौफनाक चेहरा सबके सामने आ जाता है। मिशेल नाम का एक सैनिक सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके कपड़े खींचता है। जिम गुस्से में उसे रोकता है, लेकिन तभी मेजर हेनरी वहाँ आ जाता है और जिम को अपने साथ कमरे में ले जाके एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर जिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेजर हेनरी बताता है कि इतने दिनों से इस हवेली में कैद रहने की वजह से उसके सैनिक पागल हो रहे थे और आत्महत्या कर रहे थे। उन्हें जिंदा रहने की एक उम्मीद देने के लिए ही मेजर ने रेडियो पर वो झूठा मैसेज भेजा था, ताकि वो दूसरी औरतों को यहाँ फंसाकर ला सके और उनके जरिए इस नई दुनिया को दोबारा बसा सके। जिम समझ जाता है कि यहाँ सेलिना और हन्ना की जान को ज़ॉम्बीज़ से भी बड़ा खतरा इन इंसानों से है। वो पागलों की तरह भागकर सेलिना और हन्ना के पास पहुँचता है और उन्हें खींचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सैनिक जिम के चेहरे पर बंदूक से जोरदार वार करता है और जिम वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सेलिना और हन्ना अब इन दरिंदों के बीच पूरी तरह से अकेली और बेबस थीं। जब जिम को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाता है, जहाँ उसके हाथ एक रेडिएटर से बंधे हुए थे। उसके ठीक सामने फारेल नाम का एक सैनिक भी बंधा हुआ था। फारेल वो इकलौता सैनिक था जिसने मेजर हेनरी और बाकी दरिंदों का विरोध किया था और इसी वजह से उसे भी मौत की सजा दी जा रही थी। फारेल जिम को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर जिम हैरान रह जाता है। फारेल कहता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैला है, बल्कि बाकी दुनिया बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरे देशों के लोगों ने बस इस देश को पूरी तरह से सील कर दिया है ताकि ये बीमारी बाहर न निकल सके। ये सुनकर जिम को एहसास होता है कि अगर वो यहाँ से बच निकले तो उनकी जिंदगी वापस लौट सकती है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट होती है। मिशेल और जोन्स नाम के दो सैनिक उन्हें मारने के लिए हवेली के पीछे बने एक घने जंगल में ले जाते हैं। वहाँ जमीन पर पहले से ही कई लाशों का ढेर लगा हुआ था। जोन्स बिना किसी रहम के फारेल को गोली मार देता है, लेकिन जब तक वो जिम की तरफ मुड़ते, जिम वहाँ से गायब हो चुका था। जिम ने अपनी जान बचाने के लिए एक खौफनाक फैसला लिया। वो खून से लथपथ होकर उन सड़ी गली लाशों के ढेर में छिप गया था, बिल्कुल एक मुर्दे की तरह। दोनों सैनिक उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि वो दीवार फांदकर भाग गया है। उनके जाने के बाद जिम लाशों के ढेर से उठता है और आसमान की तरफ देखता है, जहाँ सच में एक हवाई जहाज अपनी सफेद लकीर छोड़ता हुआ उड़ रहा था। अब जिम के अंदर जीने और अपने लोगों को बचाने की एक भयानक आग सुलग चुकी थी। दूसरी तरफ हवेली के अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। सेलिना और हन्ना एक कमरे में बुरी तरह से घिरी हुई थीं और वो दरिंदे सैनिक उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सेलिना समझ चुकी थी कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उन दरिंदों को रोकने और थोड़ा वक्त मांगने के लिए सेलिना अचानक एक सैनिक को चूम लेती है, जिससे वो सब एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सेलिना हन्ना के हाथों में नींद और डिप्रेशन की कई भारी गोलियां रख देती है और उसे जबरदस्ती खाने को कहती है। सेलिना जानती थी कि हन्ना के साथ अब जो होने वाला है वो दर्द ये छोटी सी बच्ची नहीं सह पाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि हन्ना सुन्न हो जाए और उसे इस खौफनाक दर्द का एहसास ही न हो। हन्ना रोते हुए वो गोलियां निगलने ही वाली थी कि तभी अचानक बाहर से खतरे का एक बहुत तेज सायरन बजने लगता है। ये सायरन किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने हवेली के बाहर बने बैरिकेड पर बजाया था। सायरन की आवाज सुनकर मेजर हेनरी और उसके सारे सैनिक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, इसलिए वो हथियारों के साथ हवेली से बाहर बैरिकेड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि अंधेरे और तेज बारिश के बीच जिम एक परछाई की तरह उन सैनिकों का शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। वो एक एक करके बहुत ही खौफनाक और चालाकी भरे तरीके से उन सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगता है। लेकिन मेजर हेनरी के कुछ सैनिक अभी भी हवेली के अंदर मौजूद थे और सेलिना और हन्ना उनके चंगुल में थी। जिम को समझ आ जाता है कि वो अकेले उन सब से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो
हवेली के आंगन में जाता है और उस खूंखार ज़ॉम्बी मिलर की जंजीर को बंदूक की गोली से तोड़ देता है। जंजीर टूटते ही वो भूखा और खूंखार ज़ॉम्बी सीधे हवेली के अंदर उन सैनिकों की तरफ दौड़ पड़ता है। अंदर सेलिना और हन्ना भी फंसी हुई थी। उसे देखते ही उन घमंडी सैनिकों के बीच भयानक चीख पुकार मच जाती है। जो लोग कुछ देर पहले खुद को इस नई दुनिया का राजा समझ रहे थे और औरतों की इज्जत लूटने का जश्न मना रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। मिलर एक एक करके उन सैनिकों को बेरहमी से चीरने फाड़ने लगता है। हवेली के शानदार और आलीशान कमरे अब इंसानी खून से लाल हो चुके थे। इसी अफरातफरी और मौत के तांडव के बीच जिम भी किसी खामोश परछाई की तरह हवेली के अंदर घुस जाता है। वो अंधेरे का फायदा उठाकर उन सैनिकों को चुन चुन कर मारने लगता है। जिम के अंदर का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वो इतना खुखार हो गया था कि उसके हमले बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहे थे। जिम अपनी जान पर खेलकर सेलिना और हन्ना को ढूंढते हुए हवेली के ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है। वहाँ सेलिना अपनी कुल्हाड़ी पकड़े हुए खौफ में खड़ी थी। जिम का चेहरा और कपड़े खून से इस कदर लथपथ थे कि उसे देखकर सेलिना को लगता है कि जिम भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उसे मारने के लिए कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाती है, लेकिन तभी जिम भारी आवाज में उसे पुकारता है। जिम की आवाज सुनकर सेलिना के सब्र का बांध टूट जाता है और उसके आंसू छलक पड़ते हैं। वो कुल्हाड़ी फेंक कर खुशी से जिम को गले लगा लेती है और उसे चूमने लगती है, लेकिन तभी पीछे से हन्ना आती है और जिम के सिर पर कांच का एक भारी फूलदान दे मारती है। दरअसल डिप्रेशन की गोलियों के नशे में हन्ना को लगा था कि जिम एक ज़ॉम्बी है और वो सेलिना को अपने दांतों से काट रहा है। किसी तरह सच्चाई जानने के बाद वो तीनों बिना एक भी पल गवाए उस मौत की हवेली से बाहर की तरफ भागते हैं। काली टैक्सी में गाड़ी की पिछली सीट पर मेजर बैठा है। मेजर सीधे जिम के पेट में गोली मार देता है। हन्ना गाड़ी पूरी रफ्तार से रिवर्स गियर में पीछे की तरफ दौड़ाती है। मिलर पिछले शीशे को तोड़कर मेजर हेनरी को गर्दन से दबोच लेता है। इस खौफनाक रात के ठीक 28 दिन बाद जिम की आंखें एक शांत और खूबसूरत ग्रामीण घर के बिस्तर पर खुलती हैं। ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जब वो पहली बार अस्पताल में कोमा से उठा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। बाहर एक बेहद खूबसूरत और हरी भरी घाटी थी जहाँ जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही थी और सेलिना और हन्ना बिल्कुल सुरक्षित थी। वो तीनों अब कपड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर जमीन पर एक बहुत बड़ा हेलो लिख रहे थे ताकि आसमान से गुजरने वाले हवाई जहाज उन्हें देख सकें और उनकी मदद के लिए आ सकें। तभी अचानक आसमान में बादलों को चीरते हुए एक लड़ाकू विमान उनके ठीक ऊपर से गुजरता है। विमान की तेज आवाज पूरी घाटी में गूंज उठती है और वो तीनों खुशी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। जिम मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या उस पायलट ने हमें देखा, और इसी एक खूबसूरत और जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।